हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। देखिए, ये है अपनी हिंदी कंपलसरी क्लास 12th की ये जो सीरीज है अपनी 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। और आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न करेंगे। रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघुतरात्मक भी हैं, लघुतरात्मक भी हैं, और साथ ही साथ अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को भी हमने शामिल किया है। और इसी में हम जो बड़े प्रश्न हैं आपके वो भी करने वाले हैं, जो अथवा में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटली अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, अपना जो परीक्षा का ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से हम कंप्लीट इसकी तैयारी अब बिल्कुल करने वाले हैं। और टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग बहुत ही गंभीर होकर के, सीरियस होकर के कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। और टाइम अपना फिक्स रहता है क्लास का। सुबह हिंदी कंपलसरी की क्लास 5:30 बजे मिलती है। 5:30 बजे से पहले उठिए और बिल्कुल इस क्लास को कंप्लीटली रेगुलरली देखते रहिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसमें हम टॉपिक वाइज जो हमारे जो हिंदी पत्र प्रारूप आदि जो हम कर रहे हैं, उसकी व्याकरण वगैरह वो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। और एक साथ ही साथ इसके अलावा जो कैप्सूल सीरीज में लाने वाला हूँ वो एग्जाम से 15 दिन पहले लाएंगे। अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम में, महीना भर है, तो एग्जाम से 15 दिन पहले, ताकि एक बार कंप्लीटली हम चैप्टर का सारा रिविजन भी कर लेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। और देखो, एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आंसर आपको देना है। जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है वो प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं। ऑप्शन एक है तमाशा देखने वाले, ऑप्शन दो है विद्वान लोग, ऑप्शन स है कि मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते, और ऑप्शन द है भाषा को जटिल बनाने वाले लोग। तो भाषा जो जो भाषा के बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, उस कविता से लिया गया ये प्रश्न है कि जब व्यक्ति उलझता है ना, लेखक कवि जब भाषा के चक्कर में, तो जो भाषा को नहीं समझते लोग, जो भाषा के अर्थ को, भाषा की अलंकारिकता को नहीं समझ पाते, वो लोग यूं ही वाह वाह करते हैं, और कवि उस वाह वाह के चक्कर में उस भाषा के मूल अर्थ को ही समाप्त कर देता है। तो इसलिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन स, मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में किसकी आकांक्षाएं बादल राग कविता में पुकार रही हैं। तो देखो, निराला की रचना बादल राग कविता में कवि ऑप्शन एक है किसान की आकांक्षाएं बादल को पुकार रही है, या फिर मजदूर की आकांक्षाएं, दलित की आकांक्षाएं, या फिर उपर्युक्त सभी की आकांक्षाएं। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी की आकांक्षाएं। क्योंकि ये समस्त जो हैं ये शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, और पूंजीपतियों ने इन समस्त का शोषण किया है। इसलिए सभी किसान, मजदूर, दलित बादल को पुकार रहे हैं, क्रांति करने के लिए बादल का आह्वान कर रहे हैं, ताकि जब क्रांति होगी तो उस विप्लव में, उस क्रांति में छोटे ही शोभा पाते हैं। ये सभी छोटे हैं, किसान, मजदूर आदि, और इनको जो है कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्रांति होगी तो विनाश जो है वो होगा पूंजीपतियों का। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, तीतलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जो जो आंसर आपको आता है बच्चों आंसर देते जाइए। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो पहला प्रश्न है कि आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को कवि ने इतनी नाजुक दुनिया कहा है, तीतलियों की, या बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी पतंगों को, या बगीचों में उड़ने वाली तितलियों को, या बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन द, बच्चों की रंग बिरंगी दुनिया को कवि ने तीतलियों की इतनी नाजुक दुनिया कहा है। छोटे बच्चे जो होते हैं, बाल मनोवृत्तियों का वर्णन इस कविता में किया गया है, पतंग कविता में, आलोक धनवा साहब ने। और यहाँ पर जो उनकी उमंगें हैं, जो उनके मनोभाव हैं, जो उनके रोमांच हैं, पतंग उड़ाने के दौरान उनका जो होशो हवास खोना, ये सारी चीजें जो है वो इसी बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय लेखक
ने किसे बताया है। लेखक कहता है ना कि अगर आप बाजार जाते हैं और अगर बाजार के जादू से बचना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 है बाजार जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, और मतलब रुपया लेके जाओ ताकि आप बाजार से क्या करो, कोई वस्तु खरीद सको। पर वो बाजार से बचना तो हुआ नहीं। तो दूसरा है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन भरा हुआ हो। और फिर कहता है बाजार जाओ तो खाली जेब नहीं होनी चाहिए और बाजार कभी अकेले मत जाओ। तो अगर आपको बाजार के जादू की जकड़ से बचना है तो हमें मन खाली नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मन भरा हुआ है जैसा कि भगत जी का भरा हुआ था तो बाजार की सारी चीजें, सारा आकर्षण, सारी वस्तुएं यूं की यूं धरी की धरी रह जाएगी। तो ऑप्शन ब है कि बाजार जब जाते हैं तो मन हमारा भरा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राजकुमार के सत्ता संभालते ही चपेटा घात में दंगल का स्थान किसने ले लिया। आपको याद होगा कि राजा साहब ने पहलवान को अपना राज पहलवान घोषित किया था। राज पहलवान दरबार में रह रहा था, कई वर्षों तक जो है वो अपनी उस राज पहलवानी को लगातार जो है वो जी रहा था। उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी राज पहलवान बनने की कतार में जो है वो बिल्कुल तैयार थे। लेकिन उसी दौरान जो है वो राजा साहब की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार जो है वो सत्ता संभालते हैं। राजकुमार बाहर रह करके, विदेश में रह करके पढ़ के आए थे, और जैसे ही वो राजा बनते हैं तो वो पहलवानी के बारे में पूछते हैं भाई कितना खर्चा होता है, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं और नया स्थान घुड़सवारी ले लेती है। तो सही जवाब ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, घोड़े की रेस या जिम्नास्टिक, तो घुड़सवारी ऑप्शन स इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है छठा प्रश्न कि लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई। लक्ष्मी यानी लक्ष्मण के पिता ने उसकी छोटी उम्र में ही उसका गौना कर दिया और छोटी उम्र में ही उसका विवाह कर दिया। उसके विमाता के साथ उसके बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उसका विवाह करके पिता ने क्या कर दिया कि शास्त्रों से आगे रहने की यश प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा पुत्री का समय पूर्व विवाह करके पिता ने जो है वो शास्त्र से आगे रहने की ख्याति प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण कौन सा है। देखो हमने अलंकार सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको वहां पे आई बटन पे लिंक मिलेगा। अलंकार का पूरा टॉपिक क्लियरली समझ चुके हैं, परिभाषा सहित उदाहरण भी हमने देख लिए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि भ्रांतिमान में क्या होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय और उपमान का क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। उपमान तो वो होता है जिससे तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, जैसे किसी के चेहरे की तुलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां है, अधिपत्र शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1 वीजा, ऑप्शन 2 है वैलिड, ऑप्शन 3 है वारंट एंड ऑप्शन 4 है विल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 वारंट। वारंट मतलब एक ऐसा पत्र जिसके माध्यम से किसी कार्य को करने की परमिशन आपको मिलती है, तो वो वारंट कहलाता है, जिसे हिंदी में अधिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है। ऑप्शन 1 है वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन 2 है विवरणात्मक शैली, तीसरा है उल्टा पिरामिड शैली और चौथा है अन्वेषणात्मक शैली। तो देखो जो भी समाचार लिखा जाता है, चाहे वो समाचार पत्र के लिए हो, चाहे वो रेडियो के लिए हो या फिर टेलीविजन के लिए हो, समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका उल्टा पिरामिड शैली। मैं आपको बता दूं कि जैसे पिरामिड होता है ना, आपने पिरामिड देखा होगा, ये पिरामिड है, और इस पिरामिड को अगर उलट दिया जाए तो ये उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो समाचार जो है वो इस उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अब देखो उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखा जाता है, इसके 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी यानी मध्य भाग, और तीसरा होता है समापन। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली, और इसे उल्टा पिरामिड शैली में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसके घटते महत्व क्रम से चीजों को लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वेब पत्रकारिता में हिंदी को क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऑप्शन 1 है हिंदी के फॉन्ट की
प्रॉब्लम है, डायनामिक फॉन्ट की प्रॉब्लम है, हिंदी रुचिकर भाषा नहीं है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आज तक आप सबने भी अगर टाइपिंग जानते हो तो हिंदी टाइपिंग के लिए हमें हिंदी का कीपैड जो है वो अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो हमें इंग्लिश के कीपैड जो है वो इजीली मिल जाते हैं और उसी पर हिंदी के वर्ड्स को याद करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? याद करिए, यशोधर बाबू जो है बच्चों, ये हमेशा कृष्णानंद पांडे के आदर्शों पर चलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 12वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध था। कैसा सौंदर्य बोध? समाज पोषित, राज पोषित, धर्म पोषित, या फिर प्रकृति पोषित? तो देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यहाँ पर राज पोषित सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है, साथ ही साथ धर्म पोषित सभ्यता का भी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है। प्रकृति पोषित का प्रमाण जरूर मिला है कि वहां से जैसे मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा है। और धर्म पोषित भी कह सकते हैं क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे धार्मिक जैसे स्वास्तिक है, बैल की आकृति है, इस प्रकार के कुछ विशेष धर्म विशेष की जो है वो चिन्ह जरूर मिले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात रहेगी समाज पोषित, उसका सौंदर्य क्या था? समाज पोषित सभ्यता थी, संस्कृति थी, उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो हमने अभी तक किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 प्रश्न, 12 बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और ये कंप्लीट मॉडल पेपर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैनल है, अपने 2 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैं शेयर कर दूंगा और आप सबने ज्वाइन कर रखा होगा। अगर आपने नहीं किया तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर है, नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, साथ ही साथ हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज, उसकी लिंक मिलेगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको एजुकेशन राइज यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 11 रुपए में। इस टेस्ट सीरीज को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, और आप अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को आप दोबारा दे सकते हैं, 3 बार 4 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला देखो, हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, कि नियोक्ता के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है। नियोक्ता मतलब जो नौकरी देता है, जो नौकरी पे लगाता है। तो जो नियोक्ता होता है, जो नौकरी पे लगाता है, किसी भी को सर्विस देता है, वो एम्प्लॉयर कहलाता है। तो वो राइट आंसर रहेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मैंने नौकरी देने वाला, और जो व्यक्ति नौकरी के लिए इच्छुक होता है, जो नौकरी करता है, वो एम्प्लॉय कहलाता है। तो ध्यान रखना, एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉय भी आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। तो एम्प्लॉयर और स्पेलिंग याद रखना, EMPLOYER। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, को तुम राधे में हरि प्यारी, वानर का यहाँ का काम। काव्य पंक्ति में अलंकार बताइए। देखो हमने किया था वक्रोक्ति अलंकार, अगर आपको याद हो वक्रोक्ति अलंकार किया था, और वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है वक्र उक्ति, है ना, वक्रधन उक्ति। वक्र मैंने टेढ़ा, टेढ़ी उक्ति, है ना, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी उक्ति। तो टेढ़ी उक्ति क्या होती है कि कहने वाले का तो अर्थ, कहने वाला कुछ अलग बात कहना चाहता है लेकिन सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है, तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार है। कैसे? कैसे कि देखो, जब राधा ने पूछा कि भाई कौन, जैसे राधा सो रही थी, बाहर से कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, तो राधा ने पूछा भाई कौन, तो कृष्ण से कहा कि राधे मैं हरि प्यारी। हरि का मतलब होता है बंदर। तो राधा ने कहा भाई वानर हो तुम, मतलब उन्होंने तो कहा मैं हरि हूं, मैंने कृष्ण हूं मैं, पर हरि का अर्थ राधा ने क्या समझ लिया, अच्छा तुम वानर हो, तो भाई वानर का यहां क्या काम। ठीक है, तो इसलिए अर्थ, कहने का भाव कुछ और था, समझने वाले ने कुछ और उसका अर्थ समझ लिया, तो इसलिए यहाँ पे वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, वक्रोक्ति अलंकार हुआ। अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार हो गया इसका। नेक्स्ट है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, ध्यान से समझना, शब्द की व्यंजना जो है वो किस पे निर्भर करती है? अर्थ पर। और उसका पर्याय रख देने पर, अगर उस शब्द के स्थान पर हमने उसका पर्यायवाची रख दिया तब भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहां पे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर होती है। तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पे बच्चों राइट आंसर रहेगा आर्थी व्यंजना, क्योंकि अर्थ पर निर्भर करती है तो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति वहां पे होती है, क्योंकि उसका अर्थ जो है ना वो शब्द, उसका अर्थ जो है वो शब्द पे निर्भर नहीं है। शब्द अगर हम बदल भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा पीढ़ी मोबाइल देखते समय हवा से बातें करती है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखो कि मोबाइल देखते समय हवा से बातें करना, मोबाइल देखते समय कह सकते हैं या मोटरसाइकिल चलाते समय हवा से बातें करती है आज की युवा पीढ़ी। तो हवा से बातें करने का मतलब कोई डायरेक्टली वायु से हवा से बात तो कर नहीं सकता कि हे भाई हवा, बट वो क्या करता है कि इतनी तेज गति से दौड़ता है, इतनी मोटरसाइकिल को तेज गति से दौड़ाता है कि जैसे हवा दौड़ रही है, हवा से बातें कर रहा है, हवा के साथ साथ दौड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, तो सही जवाब रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा शब्द शक्ति का तो वहां पे ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से शब्द शक्ति की क्लास कंप्लीट देख लीजिए। और साथ ही साथ जो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए हैं आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टोटली हमने हिंदी व्याकरण 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीटली 12वीं की हिंदी की व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अपने पूरे के पूरे 8 नंबर पक्के कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज, वहां पर आपको कंप्लीटली ये हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, आप लोगों ने हिंदी पे अभी तक ध्यान कम दिया होगा, तो जरूर पढ़ लीजिए। पूरा कोर्स ओनली 99 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, जहां पे चैप्टर वाइज सारे के सारे पीडीएफ, एमसीक्यूज, वीडियोस, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट सीरीज, ग्रामर, दोनों बुक, गद्य भाग, पद्य भाग, कवि परिचय, लेखक परिचय, कंप्लीट सब कुछ इसमें दिया हुआ है ओनली 99 रुपीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है कि व्याकरण के अंग हैं। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा है कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं, और इसी तरह अगर भाषा के अंग पूछे तो भाषा के 5 अंग होते हैं। तो देखो व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं कि एक होता है, पहला तो होता है बच्चों वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, दूसरा होता है शब्द विचार। तीसरा होता है पद विचार और चौथा हो पद विचार। तीसरा होता है पद विचार और तीसरा होता है पद विचार बच्चों, तीसरा। और चौथा होता है वाक्य विचार। तो इस तरीके से व्याकरण के जो है ये 4 अंग होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य, शासन के कार्यों में प्रयुक्त और समस्त राष्ट्र के व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहते हैं? तो वो राष्ट्र भाषा कहलाती है। किसी भी राष्ट्र की जो भाषा होती है, अगर संविधान में उसे मान्यता मिल गई है, अगर शासन के कार्यों में उसे प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वो राष्ट्र भाषा होती है। अगर हमारी हिंदी की बात करें बच्चों, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने किए हैं रिक्त स्थान के प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ हमने किए हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न उत्तर। अभी अपने सिलेबस में एक आएगा आपका अपठित गद्यांश और एक आएगा अपठित पद्यांश। तो ये है अपठित गद्यांश, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेते हैं, फुर्ती से पढ़ लेते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझिए क्या, क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल आने लायक है। तो देखो पहले लिखा हुआ, पहले तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको मिलने वाला है, और एक एक प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़िए तो आपको ज्यादा समस्या नहीं रहेगी परीक्षा में आंसर ढूंढने की। अगर मान लो यही आ गया तो क्या लिखा है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिल्लों पर नहीं रह सकता,
उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला भाग पढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे देखिए कि विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन या विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। समस्याओं की चुनौती स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लगे रहे हैं। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की है। तो किसकी आवश्यकता है? अभी फिलहाल हमें एक मनस्वी, एक राष्ट्र प्रेमी, एक स्वावलंबी और एक अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की आवश्यकता है। आइए करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या जरूरी है, राष्ट्र को जगाने के लिए क्या जरूरी है। तो देखो कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी की आत्मा को जगाना और उनमें त्याग, बलिदान, अनुशासन, परिश्रम के साथ साथ आत्मविश्वास की भावना का प्रसार करना हमारे लिए अभी फिलहाल जो है वो राष्ट्रीय जागरण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि बढ़ावा शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट करके लिखिए। बढ़ावा देना, तो बढ़ावा शब्द का पर्यायवाची होगा विकास करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना मतलब विकास करना, तो शब्द का प्रयुक्त हुआ अर्थ बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए मनुष्यों में क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए और साथ ही साथ अनुशासन भी होना चाहिए। जो गद्यांश हमने पढ़ा उसका अंतिम जो वाक्य है वो यहां से आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय चरित्र का एक प्रकार से विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि देश में जीने के लिए ठोस आधार किसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देश में जीने के लिए ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्रीय आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमें युवा पीढ़ी को जगाना पड़ेगा, हमें राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो जगानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, क्योंकि एक गद्यांश में से एक पद्यांश में से एक एक प्रश्न आएगा उपयुक्त शीर्षक का। तो ये इसका शीर्षक रहेगा राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, युवा पीढ़ी को जगाना या फिर देश प्रेम की भावना जगाना। तो इस प्रकार का आप जो है वो जरूरी नहीं कि यही लिखो, आप इससे मिलता जुलता ऐसा लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है अपठित पद्यांश। गद्यांश के बाद में अपठित पद्यांश भी पढ़ लेते हैं। बच्चों ये हमारी हिंदी की क्लास है, एवरीडे सुबह 5:30 बजे इसका टाइमिंग है। इसके जस्ट बाद में 7 बजे मिलती है इंग्लिश की क्लास और फिर शाम को अपनी क्लासें रहती है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इस तरीके से अपनी सारी क्लासेस रहती हैं। तो देखो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले कि हमें इसे पढ़ना है। ओ हिमानी चोटियों के सजग प्रहरी, तुंग सोनी घाटियों के सबल रक्षक, तू न एकाकी समझना आपको, देश तेरे साथ अंतिम श्वास तक, तू सिपाही सत्य का, स्वावलंबन का और न्याय का और शांति का है तू सिपाही। यहाँ पे देखो सैनिक को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी गई है। कंप्लीटली आप लोग पढ़िए। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमानी के सजग प्रहरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रस्तुत काव्यांश में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को यहाँ पे सजग प्रहरी कहकर के कवि ने संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि सिपाही को किसका रक्षक बताया गया है। तो सिपाही को न केवल मातृभूमि यानी हमारी मातृभूमि की सीमाओं का रक्षक, बल्कि देश की स्वतंत्रता, न्याय और शांति का रक्षक भी बताया गया है। ठीक है। तीसरा है कि प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव है देश की रक्षा के लिए सिपाही अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, अतः उनके प्रति देशवासियों में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए।
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जा कि तेरे साथ है, सिपाही के साथ कौन है? तो भाई सिपाही के साथ संपूर्ण देशवासी हैं, देशवासियों की भावना है, देशवासियों का आत्मबल है। इस काव्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो इस काव्यांश में जो हमारे सैनिक हैं, जो राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनका वर्णन जो है वो यहाँ पे किया गया है। और पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? अंतिम प्रश्न है, तो शीर्षक रहेगा सैनिक या सच्चा देशभक्त। अब देखो नेक्स्ट जो है ये हम कर चुके हैं हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश, और अब आता है लघुतरात्मक प्रश्नों की बारी। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है कि खोज परक पत्रकारिता क्या होती है? तो देखो खोज परक पत्रकारिता या फिर इसे खोजी पत्रकारिता भी कह सकते हैं। अगर हम इसे दूसरा नाम दें तो हम इसे कह सकते हैं खोजी पत्रकारिता, ठीक है ना। खोजी पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है अगर प्रश्न बनता है तो देखो, खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके, खोज करके, मतलब खोज परक का मतलब ही हुआ कि जो भी मैटर, जो भी पॉइंट, जो भी समस्या, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में गहनता से छानबीन करनी है और ऐसे तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई किस तरीके से किसी अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ इस प्रकार का मामला हो रहा है जो समाज के हित में लेकिन समाज से छुपा करके किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में खोजी पत्रकारिता उसका स्टिंग ऑपरेशन करती है और उसको सबके सामने लाती है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक मामलों में, भ्रष्टाचार मामलों में स्टिंग ऑपरेशन करती है। यह सरकारी क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखती है। तो जो भी काम होते हैं जो जनता के हित में होते हैं, ऐसी चीजों पर विशेष करके जो समाचार पत्र हैं, है ना, जो मीडिया हाउसेज होते हैं, वो ये जो है इन मामलों को उजागर करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर सरकार की किसी योजना के बारे में या और भी इस प्रकार का कोई मामला जो जनता के हित में है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि खेती न किसान को और यहाँ पे हाहा करी, मतलब पूरा लाइन यहाँ पे इस प्रकार दी हुई है कि हाहा करी, कवि वहां पे आह भरता है। तो कविता में किस स्थिति का चित्रण हुआ है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो है वो तुलसीदास जी आह क्यों भरते हैं, क्या समस्या है? तो देखो इस कविता में तत्कालीन बेकारी, बेरोजगारी की स्थिति का चित्रण हुआ है। उस समय की कठिन परिस्थितियों को, वहां की उस समय की कठिन हालातों को, उस समय की गरीबी को देख करके तुलसीदास जी जो है वो कहते हैं कि ये जो सभी प्रकार की समस्या है ना, किसानों को खेती बाड़ी नहीं है, नौकरों को नौकरी नहीं मिलती है, व्यापारियों को व्यापार नहीं मिलता है, चोरों को चोरी नहीं मिलती है, इन समस्त दुखों से, इन समस्त तकलीफों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, वो है भगवान राम का नाम। तो क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय किसान खेती से, व्यापारी व्यवसाय से, भिखारी भीख से, चाहकर मैंने नौकर नौकरी से, नौकरी न मिलने से परेशान थे। गरीबी रूपी रावण से सारा समाज व्यथित, दुखी और पीड़ित था, और इस पीड़ित, व्यथित और दुखी समाज को छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था, वो था भगवान राम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 7वां कि भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती, महादेवी वर्मा कहती है। लेखिका ने ऐसा कब और क्यों कहा, समझाइए। तो देखो, भक्तिन हर दशा में अपनी मालकिन की सेवा करने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। भक्तिन महादेवी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, वो हमेशा महादेवी के साथ रहना चाहती थी। वह लेखिका के साथ कारागार में जाने और अन्याय के खिलाफ बड़े लाठ तक से लड़ने के लिए वो उद्यत रहती थी। एक प्रकार से वह अपने जीवनांत तक लेखिका का साथ निभाना चाहती थी, मतलब महादेवी वर्मा के साथ जब तक वो जिए तब तक रहना चाहती थी। उसके ऐसे आचरण एवं सेवा भाव को देख करके ही लेखिका ने कहा है कि उसकी कहानी का पूरा उल्लेख करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो जीवन भर रहना चाहती है महादेवी के साथ में, और अगर महादेवी, क्योंकि शायद उसका अंत हो चुका होगा, तो अगर महादेवी यहाँ पे, महादेवी वर्मा अगर उसकी कहानी को पूरा कर लेती है तो फिर ये एक सहानुभूति उसके साथ थी, एक जो दया का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ था, शायद उसका अंत हो जाता। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे वो हमेशा महादेवी वर्मा के साथ ही रह रही है, ये इस कहानी को पढ़ने से ऐसा लग रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां है कि कविता लेखन में लेखक की सहायता मराठी शिक्षक कैसे करते थे। याद होगा आपको कि जब शुरुआत में जब यहाँ पे लेखक स्कूल जाता है तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जब वो मराठी शिक्षक सौंदलगेकर के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे मराठी भाषा के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। वो कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं और फिर तो चाहे वो घर पे खेती बाड़ी करते हो, चाहे भैंस चराते हो, कि वो कविता ही कविता लिखते हैं और लेखक जो उनके मास्टर जो हैं वो उनकी सहायता करते हैं। तो जब लेखक से कोई कविता बन जाती तो लेखक उसमें संशोधन हेतु सबसे पहले शिक्षक के पास उनके घर जाते थे, उनको दिखाते थे कि मैंने ये कविता लिखी है, बताइए इसमें क्या संशोधन करूं। उसे देखते ही शिक्षक उन्हें शाबाशी देते थे। कविता शास्त्र पर लेखक को पूरा व्याख्यान देते हुए उसमें प्रयोग होने वाले भावों, भाषा शैली तथा रस, अलंकार, छंद आदि का बोध कराते थे। वे उन्हें अलग अलग प्रकार के संग्रह देते थे। ऐसे थे मराठी के शिक्षक सौंदलगेकर, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के लेखक जो है वो बहुत बड़ा कवि बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, DKG हल्का की विशेषता बताइए। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो में वहां पे एक इलाका था जिसकी खोज जो है वो दीक्षित कुमार ने की थी, जिसकी खोज जो है वो काशीनाथ दीक्षित ने करी थी, और इन दीक्षित के नाम पर ही DK हल्का उसका नाम दिया गया था। तो जो बड़ी बस्ती थी उस बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाया। मतलब उस इलाके को जहाँ पे काशीनाथ दीक्षित ने जो खोज करी थी उस इलाके को ही नाम दे दिया DK का हल्का। हल्का माने इलाका, तो ये इलाका जिसकी खोज किसने करी थी, दीक्षित ने करी थी, इसलिए दीक्षित का हल्का हो गया। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, सभी घर पक्की ईंटों के बने हुए हैं। पहली मंजिल पर केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर रहती होंगी। घर छोटे बड़े भी हैं किंतु एक कतार में है। बस्ती में एक मुखिया का घर भी है, इसमें 2 आंगन यानी चौक और करीब 20 कमरे बने हुए हैं। तो ये था दीक्षित हल्का। अब देखो नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है बच्चों, हाँ, अब देखिए 10वां प्रश्न अभी हम नहीं करेंगे, यहां से अपने बड़े प्रश्न शुरू होते हैं जो आपको अथवा में मिलेंगे। ठीक है, 9 प्रश्न तक हमने कर लिए हैं, तो इसका बाकी वाला जो भाग है ये सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट करेंगे, जिसमें टोटल जितने भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसका जो बचा हुआ भाग है मॉडल पेपर का, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही। तो आपको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी आपको। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करना है। अभी थोड़ी देर के बाद में अपनी 7 बजे इंग्लिश कंपलसरी की क्लास रहेगी, तो मिलते हैं इंग्लिश कंपलसरी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।